प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम दुष्यंत कुमार और उनके द्वारा रची गई गज़लों के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लीजिए। उसके पृष्ठ संख्या 163 पर दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय दिया गया है। आइए सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। उनकी एक कृति है साए में धूप, और उसकी दो पंक्तियां यहाँ पर सबसे पहले ली गई हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये विद्रोह की आग है और कवि कहता है कि मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, कहीं न कहीं यह आग जलनी चाहिए। आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये सब काव्य हैं। एक कंठ विस्पाई ये गीत नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी ये इनके उपन्यास है। बहुत जल्दी सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। आप जानते हैं कि आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक एक पाठ कक्षा 10वीं में पढ़ा रहा होगा, और उसमें परिमल संस्था का नाम आया था, परिमल संस्था का जिक्र उसमें हुआ था। तो यही वही परिमल संस्था है जो इलाहाबाद में या वर्तमान प्रयागराज में थी, और ये साहित्य की गोष्ठियों के लिए जानी जाने वाली संस्था थी, जिसमें नए नए साहित्यकार जुड़ते थे और वे अपनी रचनाओं पर चर्चा करते थे, और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। आगे देखिए क्या है। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। मुकम्मल उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है अपने आप में पूरा होना। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, अर्थात उनको क्रम से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दो, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आइए गजलों की तरफ चलते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, अर्थात प्रत्येक घर के लोगों को कामकाज मिलेगा, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत रही। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी दीपक या किसी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, अर्थात शहर में ही रोजगार का कोई साधन नहीं है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है। जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है, ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाया नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। चारों तरफ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहा है। चिराग और दरख्त क्रमशः आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। मैसर, चिरागा, दरख्त, साए, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकी है। कवि की अभिव्यक्ति का ढंग तीखा और धारदार है। इन पंक्तियों में पलायन की अपेक्षा निराशा की भावना अधिक है। साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमान है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसकी व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं, अर्थात उनके पास क्या कमी है ये वे कभी नहीं कहते हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज नहीं है न मिले, पहनने के लिए शर्ट न मिले, तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध या संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए यह उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही अनुकूल है। इन्हीं के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने बुरा समय गुजरने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली असक्त आवाज़ पर कटाक्ष किया है। यहाँ की धार्मिक यथार्थ से मुंह चुराने का एक साधन है। इस यथार्थ का मानसिक विश्लेषण किया गया है। पाँवों से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मार्मिक और मनोहारी बन पड़ा है। दुष्यंत कुमार की गजल में लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक
प्रयोग द्रष्टव्य है। छोटे छोटे प्रचलित शब्दों का स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, वे मुतमईन हैं, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निज़ाम है, तेरा निज़ाम है, सिल दे जबान शायर की, तेरा निज़ाम है, सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि इन पंक्तियों में कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि समाज में शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु कवि का विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे, इसलिए वह पीड़ितों की आवाज़ में असर डालने की कोशिश कर रहा है। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था अभी तक सुरक्षित रहती है, तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहते हैं, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना आवश्यक है। हमारा यही धर्म एवं कर्तव्य भी है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के नीचे जिएं, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। काव्यगत सौंदर्य देखिए, काव्यांश में कवि का आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, वह सामाजिक क्रांति के लिए व्याकुल है, उसे विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। भाषा में प्रवाह है और ओज गुण से परिपूर्ण है। गजल की प्रवृत्ति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। शैली लाक्षणिक है, पत्थर पिघलना, शायर की जुबान सिलना आदि प्रयोग अनूठा अर्थ, गैर की गलियों में मरने का प्रभावशाली बिंब प्रस्तुत किया गया है। मैं और तू की शैली भी आकर्षक और प्रभावी है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग हुआ है। पत्थर पिघल और गैर की गलियों में गुलमोहर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। आइए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है गजल के साथ का कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा की गई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझाकर लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि गुलमोहर नाम से ज्ञात होता है कि यह एक फूलदार वृक्ष है। आपने गुलमोहर का वृक्ष देखा भी होगा, इसमें गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं और ये बड़ा अच्छा वृक्ष है। इसके फूल अक्सर गर्मियों में खिलते हैं। जब यह खिल जाता है तब सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके नीचे बैठकर व्यक्ति को सुख शांति के साथ साथ स्वतंत्रता का भी एहसास होता है। यहाँ यह सपनों के भारत का सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। यह सामाजिक हितों और जन कल्याण का प्रतीक है। कवि ऐसे ही भारत की कल्पना करता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी त्याग व संघर्ष करना पड़े। यदि उसे इसके लिए अपने घर को भी छोड़ना पड़ा तो इसके लिए वह तत्पर है। मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में मानवीय गुणों को बनाए रखना चाहिए, इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। चिराग शब्द का शाब्दिक अर्थ है रोशनी अथवा दीपक।
और दोनों बार यह रोशनी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन, जिसका अर्थ है बहुत सारी रोशनी अर्थात बहुत मात्रा में सुख सुविधाएं। दूसरी चिराग शब्द एक वचन में आया है और यह वर्तमान व्यवस्था, फिर से इसका उत्तर देख लीजिए। चिराग शब्द का शाब्दिक अर्थ रोशनी अथवा दीपक है और दोनों बार यह रोशनी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन, जिसका अर्थ है बहुत सारी रोशनी अर्थात बहुत मात्रा में सुख सुविधाएं। पहली बार चिराग शब्द बहुवचन में इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था लागू करते समय यह निश्चित किया गया था कि सबके घर में चिराग दिए जाएंगे अर्थात सबको सुख सुविधाएं मिलेंगी। स्पष्ट है कि इससे बहुत से दीपकों के लिए संकेत किया गया है। दूसरी बार एक वचन का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि पूरे शहर में एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। इसका भाव स्पष्ट है कि व्यवस्था बनाने वालों ने तो प्रत्येक व्यक्ति को सुख साधन सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति तो दूर समूचे शहर में भी इसका अभाव है और सभी शहरों की स्थिति ऐसी ही बदतर है। तीसरा प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? आशय। गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत का इशारा उन लोगों की ओर है जो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, जो विपत्ति सहकर पले बढ़े हैं, जिनके जीवन की आवश्यकताएं सीमित हैं, जो जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, साथ ही वह अन्याय का विरोध नहीं करते। शोषक वर्ग अथवा राजनेता उनकी इसी स्थिति का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इसका आशय ऐसा है कि ये पंक्तियां शासक वर्ग अपनी गलत शक्ति के प्रयोग करने के लिए, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इन पंक्तियों का आशय है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके किसी की भी जुबान पर अर्थात बोलने की पाबंदी लगा सकता है। इसलिए शायर को गजल लिखने में ऐसी सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि कोई उसकी जुबान आवाज़ पर ताला न लगा दे। वह अपनी आवाज़ को बुलंद तो करे पर सावधानी पूर्वक कहीं ऐसा न हो कि सत्तासीन लोग उसकी आवाज़ जनता तक पहुंचने ही न दें। तो यह रहा आपका गजल और उसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद। इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे।